थकान हो रही है और लेटने पे वो थकान ठीक हो जा रही है। अगर आप बहुत घंटे सो रहे हैं, 6 से 8 घंटे सो रहे हो, फिर भी आपको थकान हो रही है, तो मतलब आपको पोस्ट कोविड सिंड्रोम है। इसका बेस्ट इलाज ये है कि आप 28 डेज का रेस्ट लें। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, आपने अपना काम स्टार्ट कर दिया और आपको फिर भी टायर्डनेस है, तो आप 28 दिन की छुट्टी लेके घर पे रहें इफ पॉसिबल। इसका सिर्फ यही इलाज है। उसके बाद हम आते हैं मस्कुलर एंड जॉइंट पेन में। काफी लोगों को लेग, शोल्डर, हिप जॉइंट, नी, एल्बो, बैक, यहाँ पे दर्द था। लेकिन इंडिया में मोस्टली हमने देखा कि लोगों को बैक एक एंड हिप में पेन था। ये फ्लीटिंग पेन है, मतलब ये कि अभी मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ पे दर्द होने लगेगा, कुछ दिनों बाद मुझे यहाँ पे दर्द फील होने लगेगा। सो दिस इज कॉल्ड फ्लीटिंग पेन। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर पोस्ट कोविड चलने के बाद आपका दर्द घुटनों का ठीक हो रहा है, तो कंसिडर इट एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये कोविड की वजह से नहीं हुआ। जी कोई कुछ कह रहे हैं क्या? ओके, नाउ लेग पेन पे हम आते हैं। लेग पेन में आपको घुटनों के नीचे काफ मसल में पेन हो सकता है। इसके बाद अगर चलते चलते आपको ज्यादा दर्द होने लगा और आप रुक गए तो आपका दर्द ठीक हो गया, तो मतलब आपके कोविड ने आपकी वेसल्स को इन्वॉल्व किया है। अगर आपको पैरों में सुई जैसा चुभ रहा है या कोई सेंसेशन नहीं आ रहा है, मतलब कोविड ने आपके नर्व को इन्वॉल्व किया है। एक टर्म आया अभी कुछ महीने पहले, कोविड टो, मतलब आपके जो पैरों की उंगलियां होंगी उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, वो रेड, पर्पल, पिंक कलर का हो जाएगा। इंडिया में उसके बहुत कम केसेस है, 1 to 2 केसेस ही अभी रिपोर्ट हुए हैं। अब एक सिम्टम लोगों में देखा गया आफ्टर कोविड इज सिस्टाइटिस। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो आपके यूरिनरी ब्लैडर में, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले सेशंस में बताया था कि जो ACE2 इनहिबिटर्स होते हैं उसके थ्रू कोविड वायरस काम करता है। सो ACE2 इनहिबिटर्स जो कि मेरी पेशाब की थैली है उसमें भी प्रेजेंट होता है। तो अगर ये वायरस उस पेशाब की थैली तक पहुंच गया तो ये उसमें भी सिस्टाइटिस कर देगा, उसका भी इन्फ्लेमेशन कर देगा। उसकी वजह से आपको कोविड ठीक होने के बाद सुबह या शाम बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि मैंने कोविड में बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाई हैं, तो आपको उससे यूरिन इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि बार बार बाथरूम जाने का मतलब ये नहीं कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हो गया है। आपको, अगर आपको वायरस की वजह से सिस्टाइटिस हुआ है तो इसमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर कई लोग ऐसा करते हैं कि उनको लगता है कि यूरिन इन्फेक्शन है, जाके यूरिन सैंपल दिया और उसमें आया कि पस मोर देन 50 है, तो मैं आपको ये बता दूं कि सिस्टाइटिस जो कि कोविड के बाद भी देखा गया, इसमें भी आपको पस सेल्स 50 से 100 आ सकती हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे क्लिनिकल फीचर्स हैं जिसे देख के डॉक्टर ये डिसाइड करेगा कि आपको एंटीबायोटिक देनी है कि नहीं देनी है ना। अब आपके आंखों पे क्या क्या असर लोगों में जो देखा गया, सबसे पहले आपको रेड आई हो सकता है। लेकिन अब इसमें आप बोलोगे कि मैडम ये तो फंगस में भी देखा गया, तो मैंने ये चीज आपको पहले भी बताई थी कि जो रेड, अगर आपको कोविड के बाद पोस्ट कोविड आपको रेड आई होगा तो वो दोनों आंखों में होगा। लेकिन म्यूकर माइकोसिस का हेडेक हो गया या रेड आई हो गई, वो सिंगल आई में होता है। जिस साइड का साइनस इन्वॉल्व होगा उस साइड की आंखें लाल हो जाएंगी। ड्राई आई मतलब आंखों का सूखना, ये लॉकडाउन में बहुत से लोगों ने जो ऑनलाइन काम किया इसकी वजह से भी आप देखेंगे कि आंखें सूख जाती हैं अगर बहुत ज्यादा आप लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर्स पे काम करते हैं। तो आपको ये भी आपके डॉक्टर ही पता कर सकेंगे कि वो पोस्ट कोविड है या लॉकडाउन का साइड इफेक्ट है। 12% लोगों में ब्लर्ड विजन देखा गया, मतलब उनको आंखों से अच्छा दिखना बंद हुआ। फिर बाद में इनने अपना टेस्ट भी कराया तो उनका पावर नहीं बढ़ा था। बट जो कि आपको पता है कि वायरस मेरे नाक से, मेरे मुंह से और मेरी आंखों से तो सबसे इजीली घुस सकता है, तो आंखों का इन्फेक्शन बहुत आसानी से हो सकता है। दूसरा होता है कि कई लोगों में ऐसा देखा गया कि आंखों में कान में भी उनके दर्द, या तो उनमें हियरिंग लॉस, उनको कम सुनना बंद हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि हम जो सुनते हैं वो कहाँ से सुनते हैं, वो कॉक्लिया जो कि हमारे मेस्टोइड बोन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, कान के पीछे।
तो वहां पे भी वायरस जाके, अगर वायरस ने मेरे मेस्टॉइड बोन को डैमेज कर दिया तो मेरा कॉक्लिया वहां पे सिचुएटेड है, तो या तो मुझे घंटियों की आवाज सुनाई देगी पोस्ट कोविड, या कोविड में भी कई लोगों को सुनाई दिया, और या तो मुझे कुछ सुनना बंद हो जाएगा। अब कई लोगों की ऐसी शिकायत है कि पोस्ट कोविड मेरे 21 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, फिर भी मुझे गले में कुछ अटका हुआ सा महसूस होता है, या तो मेरे गले में अभी भी दर्द है। तो अगर मैं इसका देसी इलाज बताऊं, क्योंकि कोविड में ऑलरेडी बहुत मेडिसिन खा चुके हैं, तो हम तो अपने पेशेंट्स को या तो शहद खाने के लिए, या तो स्टीम बहुत अच्छा है, बाकी इसके अलावा फिर बहुत से ट्रीटमेंट्स हैं जो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। नाउ कमिंग अप टू द GIT, इसमें बहुत से लोगों को पोस्ट कोविड ऐसा हुआ कि लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ गई। तो ये आपको 3 महीने 6 महीने तक रह सकता है। इसका सिर्फ इलाज है कि एसिडिटी की जो टैबलेट्स आती हैं वो आप वो ले लीजिए। कई लोगों में ऐसा देखा गया कि लॉस ऑफ एपेटाइट है, लोगों को नॉजिया फील होता है, मतलब उल्टी जैसा फील होगा लेकिन उल्टी आती नहीं है। कई लोगों के पेट में दर्द बना हुआ है, और अल्टरनेट हो सकता है कि कुछ दिन मुझे डायरिया हुआ, फिर मुझे कॉन्स्टिपेशन होने लगा। तो जो आपके इंटेस्टाइन में भी जो वेसल्स थे, हो सकता है कि वायरस ने भी अटैक की, और धीरे 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 वो रिजॉल्व होगा। आपके जो नॉर्मल फ्लोरा, जो नॉर्मल कुछ बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, वायरस ने वो पूरा फ्लोरा डैमेज कर दिया। तो आप टेंशन ना लें, ज्यादा दवाइयां ना खाएं। आप ORS और प्रोबायोटिक्स, सबको पता है कि वो मेरे नॉर्मल फ्लोरा को मेंटेन कर देगा, तो आपको ये मेडिसिन लेनी है। अब बहुत से लोगों का COPD तो पहले से पेशेंट्स को होता है, उनका काफी ज्यादा सिम्टम्स, उनको ठीक होने में टाइम लगेगा। अस्थमा के पेशेंट्स में कभी कभी ब्रोंकाइटिस हो जाता है। मतलब आप यहाँ पे ये डायग्राम में देखेंगे कि अगर ये मेरा नॉर्मल है, यहाँ पे ना तो कोई, यहाँ ये कोविड वाला ये लंग्स है, तो इसमें इन्फ्लेमेशन है और म्यूकस भी प्रेजेंट है, तो इसको जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ब्रोंकाइटिस को पेशेंट में, क्योंकि एकदम से आप बहुत हैवी मेडिकेशंस नहीं कर सकते। इसमें भी पेशेंट को चेस्ट पेन होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, कफ होगा, वीजिंग साउंड्स, जो कि डॉक्टर सीटी की आवाज आती है, जो कि अस्थमा के पेशेंट्स में भी आती है जब वो सांस लेते हैं, और छाती में भारीपन आपको महसूस होगा, जो कि बहुत से लोगों में ऐसा देखा गया। कई लोगों ने अपना CT स्कैन नहीं कराया, लेकिन माइल्ड ब्रोंकाइटिस हो सकता है कि आपको कोविड के समय पे हुआ हो, और वो धीरे 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 रिजॉल्व हो रहा है। इसका इलाज है जो कि ब्रोंकोडायलेटर्स और स्टेरॉइड इनहेलर्स होते हैं, आप उसको कंबाइन करके सुबह शाम आप वो ले सकते हैं। अब बहुत से लोगों में लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, जो कि हम बोलते हैं कि माइल्ड कोविड है, जिन लोगों को आप देखेंगे कि उनमें स्मेल और टेस्ट वापस आने में 100% गारंटी है। क्यों? क्योंकि ये जो कोविड है, ये मेरी बॉडी में ये जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं, ये या सेल्स हैं, ये उसको डैमेज नहीं करता। अगर ये ऑल्फैक्टरी सेल्स को डैमेज करेगा तो मेरा टेस्ट और स्मेल नहीं आएगा। लेकिन ये जो नीचे आपको पर्पल और पिंक कलर में जो सेल्स दिख रहे हैं, ये वाले सेल्स डैमेज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ACE2 इनहिबिटर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये मेरा जो वायरस है वो यहाँ पे इसको इन्फेक्ट करता है। इसकी रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, जो कि 6 से 9 महीने आपको लग सकते हैं। लेकिन सेकंड कॉज ऑफ लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट, सॉरी स्मेल, ये है कि कई लोगों में ऐसा देखा गया, ये जो ऑल्फैक्टरी बल्ब है हमारे इसमें, ये इसमें स्वेलिंग, कई लोगों में सिर्फ स्वेलिंग थी, तो इनमें 1 हफ्ते के अंदर वापस आ गया, लेकिन उनके ये वाले जो सेल्स हैं वो डैमेज नहीं थे। कईयों में ऐसे रैशेस देखे गए जो सिंगली स्कैटर्ड हैं अलग अलग, और कईयों में ऐसा भी देखा गया कि जो अर्टिकेरिया हम कहते हैं, जो इंसेक्ट बाइट, इनमें भी देखा जाता है। कोविड पोस्ट कोविड भी ऐसे रैशेस देखे गए। इसका सिंपल ट्रीटमेंट है एंटी एलर्जिक, जो कि आपके डॉक्टर आपको सही समय तक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब कुछ लोगों में ऐसा, कई लोगों की ऐसी कंप्लेन है कि मुझे 1 महीने तक, 2 महीने या 6 महीने भी हो गए, लेकिन मेरा बुखार जा नहीं रहा है, जो कि मैंने अपने ग्रुप में काफी ऐसा बताया बार बार कि अगर आपका फीवर 100.4 है तो दिस इज नॉट फीवर, दिस इज थर्मोरेगुलेटरी डिसफंक्शन, जो कि कुछ महीनों तक, 3-4 महीने तक या 6 महीने तक आपके बॉडी में बना रह सकता है। या तो आप, इसका सिंपल इलाज है, आप थर्मामीटर से देखना बंद कर दें,
क्योंकि 1 डिग्री अगर आपका मोर देन 100 है, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि इफ देर इज मोर देन 1 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, दिस इज नॉट फीवर। अगर 100 से ज्यादा आपका फीवर है, तब आप इसको कंसिडर करिए कि पोस्ट कोविड आपको और कोई इन्फेक्शन हो गया है। पोस्ट कोविड में कभी भी आपको अनटिल अनलेस आपको कोई सीवियर इन्फेक्शन या कोई दूसरा इन्फेक्शन नहीं हो गया है, आपका टेम्परेचर हमेशा 100.4 के अंदर ही रहेगा। नाउ अगर 28 दिन तक आपका फीवर नहीं गया तो आप अपना एंटीबॉडी टेस्ट करा लें, और अगर एंटीबॉडीज बन गई है मतलब आप कोविड से रिकवर हो चुके हैं। इसमें ट्रीटमेंट जो कि सरकार ने हमको बताया कि पैरासिटामोल, मैफेनेमिक एसिड, नेफ्रोजेन, इंडोमेथासिन, ये सारे ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। नाउ पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस मतलब कि मेरे लंग्स जो हैं वो श्रिंक हो गए हैं। मतलब अभी मैं नॉर्मली मैं सांस लेती हूँ तो मेरी लंग की कैपेसिटी काफी ज्यादा है, वो इतना खुल रहा है, लेकिन पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस का मतलब है कि मेरा लंग सिर्फ इतना खुल रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड श्रिंकेज। नाउ ये 1/3 पेशेंट में ही देखा गया जो नॉर्मल पेशेंट्स है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो पेशेंट आईसीयू में एडमिट थे, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, जिनको वेंटिलेशन की जरूरत पड़ी, उनमें तो काफी सीवियर देखा गया। उनका तो ठीक होने में भी 6 महीने तक लग सकते हैं। ये प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, रिवर्सिबल, 100% रिवर्सिबल भी हो सकता है। अगर आपका लंग इन्वॉल्वमेंट था और आपको आज भी घर पे पता करना है कि मेरी रिकवरी कैसी है, तो आप 6 मिनट वॉक टेस्ट करिए। इसका एक अलग तरीका है लंग फाइब्रोसिस का, इसकी रिहैबिलिटेशन है काफी। इसका मैं अलग से एक वीडियो डालूंगी बहुत जल्द, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे सिर्फ बिना सिटी स्कैन से आप पता कर सकते हो कि मेरा लंग वापस पहले जैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नाउ अब मैं कौन कौन से टेस्ट करा सकती हूँ, ये पूरी लिस्ट है जो कि आप देख सकते हैं। नॉर्मली जो हम कोविड के टाइम कराते हैं, पोस्ट कोविड भी जिसको इंडिकेटेड है ओनली वही पेशेंट करा सकते हैं। नाउ चेस्ट पेन, थोड़ा पीपीटी का सीक्वेंस इधर उधर हो गया, आई एम रियली सॉरी। चेस्ट पेन बहुत सी वजह से हो सकता है। सबसे पहले कोस्टोकॉन्ड्राइटिस, जो कि मैंने आपको बताया कि वायरस से फटीग सिंड्रोम होता है, वो मेरे मसल में भी जाके बैठ सकता है। तो अगर आपको चलने से अगर आपको चलने से आपकी पसलियों में दर्द हो रहा है, जो कि पूरे कहीं पे भी आपके चेस्ट में पेन हो रहा है, तो दैट इज कॉन्ड्रोकॉन्ड्राइटिस। इसका सिंपल मैं आपको टेस्ट बताती हूँ, अगर आई होप मैं सबको दिख रही होंगी। इसमें आपको अपने हाथ को ऐसे रखना है एंड जस्ट अपने हाथ को पीछे ले जाओ आप, या ऐसे ऊपर ले जाओ या आप पीछे ले जाओ। अगर ऐसे करने से आपके चेस्ट में पेन हो रहा है तो आप, ये हार्ट पेन नहीं है, ये कोस्टोकॉन्ड्राइटिस है, ये मसल से रिलेटेड पेन है। ओके, उसके बाद अगर किसी को चलने में मतलब बगल में दर्द हो रहा है, लेटरल साइड में, तो आपको जो रेसिडुअल निमोनिया है, आपको निमोनिया हुआ था, वो ठीक होते होते टाइम लगता है, आप डिस्चार्ज हो चुके हैं, आपकी मेडिसिन अभी भी चल रही हैं, तो ये रेसिडुअल निमोनिया है, धीरे धीरे ये 6-7 महीने में अपने आप ठीक हो जाएगा। अब अगर आपको चेस्ट के बीचों बीच पेन हो रहा है, तो अगर पेन के साथ आपको बर्निंग सेंसेशन है, जलन हो रहा है, तो मतलब वो एसिडिटी है, क्योंकि पोस्ट कोविड एसिडिटी भी काफी परसेंटेज लोगों में देखा गया, ज्यादा लोगों में। और अगर आपको सिर्फ पेन हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हार्ट पेन हो सकता है। अब हेडेक काफी लोगों का था, इसमें मेफेनेमिक एसिड जो कि मेफ्टाल 500 mg के नाम से आती है, WHO ने और एम्स न्यू दिल्ली ने ये रिकमेंड किया कि आप ये टैबलेट इसमें दें, और काफी हद तक इसमें सुधार आता है। ना काफी लोगों को देयर इज अ लैक ऑफ स्लीप, डिप्रेशन, एंजाइटी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं अच्छे से नहीं सोऊंगी तो मेरा जो IL-6 लेवल है, वो एक अच्छा साइटोकाइन होता है, एक बुरा साइटोकाइन होता है, तो जो बुरा वाला साइटोकाइन है वो बढ़ जाएगा और अच्छा वाला साइटोकाइन कम हो जाएगा। और जो कि लिम्फोसाइट्स होते हैं जो, वो भी कम हो जाते हैं बॉडी में। जो कि एक स्टडी बहुत पहले की गई थी कि अगर मेरी नींद अच्छे से नहीं होगी, तो अगर मैंने इन्फ्लुएंजा ए और हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन लिया तो मेरी बॉडी में वो कम इफेक्ट करेगा वैक्सीन। तो कोविड के लिए ये स्टडीज अभी चल रही हैं।
ना कई लोगों को ऐसा होता है कि चेस्ट पेन और पाल्पिटेशंस मतलब कि आपकी हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाती है। तो 20% लोगों में ही सिर्फ हार्ट चेस्ट पेन था, पाल्पिटेशन 9% में था। तो इसके लिए या तो आपके डॉक्टर्स आपको सीधे सीटी कराने तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। सबसे पहले आपको पता करना है कि आपको चेस्ट पेन है किस वजह से, जो कि मैंने आपको बताया मस्कुलर पेन हो सकता है, हार्ट पेन हो सकता है, वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको सिटी स्कैन कराना है या नहीं कराना है। नाउ अनीमिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं इसका एक अलग से वीडियो मुझे बनाना है, मैं बहुत जल्द बनाऊंगी। तो अनीमिया मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को भी कोविड हुआ, भले ही माइल्ड था, सीवियर था, मॉडरेट था, वो कोविड ने या उसके वायरस ने मेरी बॉडी का 1 से 2 ग्राम हीमोग्लोबिन कम कर दिया। अब जो भी आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको थकान हो रही है, सांस लेने में दिक्कत है, हेडेक है, मसल पेन है, यहाँ तक कि मैं रात में सोने जाती हूँ, लेटने के बाद आपके पैरों हिलते रहते हैं, मतलब वो दर्द होने लगते हैं। दिस इज कॉल्ड रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। इसमें ये होता है कि हीमोग्लोबिन अगर मेरा, वैसे तो बोला गया WHO की तरफ से कि जो फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं, उसमें हीमोग्लोबिन 12 से ज्यादा होना चाहिए अगर मैं एवरेज लेके चलूं, और मेल्स में, पुरुषों में वो 13 से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर मेरा हीमोग्लोबिन ठीक था, मतलब मेरा 12 था, मुझे कोविड हुआ, तो फिर भी मेरा हीमोग्लोबिन 2 ग्राम कम हो गया। और अगर मुझे ऑलरेडी अनीमिया था, जो कि 80% पॉपुलेशन इंडिया की अनीमिक है, उन पेशेंट्स में भी और ज्यादा कम हो गया, लेस देन 10 हो गया। तो ये सारे सिम्टम्स, एक तो कोविड की वजह से मेरी इम्यूनिटी लो हो गई, दूसरा मुझे अनीमिया हो गया। तो आप अगर पोस्ट कोविड एरा में हैं, आप अपना हीमोग्लोबिन जो कि सीबीसी आप कराते हैं, आप उसमें अपना एचबी देखें और हेल्दी डाइट लें। और आप आयरन के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, कैसे लेना है, क्या लेना है, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। अब बहुत से लोगों में ये देखा गया 50%, मतलब ये एक स्टडी हुई जिसमें मुझे भी देख के थोड़ा सा शॉक लगा कि 50% लोगों में थायराइड का इन्वॉल्वमेंट हुआ। मतलब कि आपको पता भी नहीं चला। बहुत आप लोगों में से कितने लोगों ने अपनी थायराइड की जांच कराई होगी। तो ऐसा हुआ कि कईयों में ऐसा हुआ कि मेरा TSH बढ़ गया और T3 नीचे था, जिनने जांच कराई होगी अपनी, तो उनको या तो किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ चला गया, या मेरा TSH लो था और T3 बढ़ गया। मैं आपको बता दूं, अगर T3 बढ़ा हुआ रहता है तो हाइपरथायरॉयडिज्म है। तो कई जगह में, जो कि दिल्ली NCR और कई जगहों पे ऐसा किया गया कि जो आप थायराइड का डोज ले रहे हैं उसको कम कर दिया गया, क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म ऑलरेडी आपकी बॉडी में हो रहा है, और अगर मैं सेम डोज पे लेती तो मुझे और ज्यादा सिम्टम्स आते हैं। तो अगर आपने अपनी थायराइड की जांच नहीं कराई है, आपको सिम्टम्स नहीं है, तो अभी इस PPT का ये मतलब नहीं है कि आपको कराना है अनटिल अनलेस आपको कोई सिम्टम्स नहीं है। क्योंकि एक सब क्लिनिकल थायरोडाइटिस होता है जिसमें आपका TSH थोड़ा सा लो होता है और T3 आपका नॉर्मल रहेगा। तो अनटिल अनलेस इट इज नॉट मोर देन 10, अगर ये 10 से ज्यादा नहीं है, तो मैं इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी, मैं वेट करूंगी, मैं देखूंगी कि ये अपने आप ही कम हो जाए। तो सब क्लिनिकल वायरल थायरोडाइटिस में, जिसको हम सब एक्यूट थायरोडाइटिस कहते हैं, इसमें आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। तो अगर आपका हार्ट रेट 100 से ज्यादा है, आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो आप ये समझें कि हो सकता है कि आपको थायराइड में इन्फेक्शन हुआ था। अब कई लोगों की ये भी कंप्लेन होती है कि नाक बहरी है, काफी उसमें ऐसा लगता है कि कुछ जमा हुआ सा है। तो आपको मैं सिंपल इसका ट्रीटमेंट बता दूं, स्टेरॉइड स्प्रे तो इसका बहुत लास्ट वाला ट्रीटमेंट है, जो कि बहुत कम लोग जाते हैं इस पे। तो मार्केट में जो कि नॉर्मल सलाइन आता है, आप लाके उससे अपना नाक साफ कर सकते हैं। और सिंपल देसी इलाज है कि 250 ml पानी में आप 250 ग्राम सॉल्ट, जो कि आधा चम्मच नमक डालें, उसमें सोडा बाइकार, मीठा सोडा तो सबके घर में रहता है, वो मिला के, और अगर आपकी मर्जी है तो आप उस पे वो जो आयोडीन बीटाडीन आता है, आप उसमें भी उसको डाल के आप उससे अपनी नाक साफ कर सकते हैं। स्टेरॉइड स्प्रे डॉक्टर्स रिकमेंड बहुत जल्दी नहीं करते। हेयर फॉल, तो बहुत से लोगों में ऐसा, ये सारे सिम्टम्स जो मैं आपको बता रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको कोविड के टाइम हुए और तभी मुझे अभी होंगे, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट माइल्ड था, होम आइसोलेशन में था, और उसके बाद उसको ये सारे सिम्टम्स हुए। तो हेयर फॉल
एक दो पेशेंट्स ऐसे भी थे जो ये बोलते हैं कि 2 महीने के बाद मुझे हेयर फॉल स्टार्ट हुआ। तो एक तो हेयर फॉल आपके थायराइड की वजह से भी हो सकता है, अनीमिया की वजह से, मेडिसिन की वजह से, और एक तो इसमें होता है एक टेलोजिन शिट ओके। तो अगर किसी का भी हेयर फॉल है इसमें, तो आप 3 to 6 मंथ तक वेट करिए, आपका नॉर्मल हो जाएगा। 6 मंथ तक ये वाला जो फेज होता है हेयर लॉस का, ये अपने आप ठीक हो जाता है। इसके अलावा आप अपनी डाइट में विटामिन डी, हाई प्रोटीन डाइट और बायोटिन का सप्लीमेंट लें, आपको इसका फायदा दिखेगा। जैसे कि मैंने ग्रुप में कल बताया था कि बहुत से लोगों में देखा गया कि इरेगुलर मेंसेस उनको हुए। जो कि मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि जैसे किसी को कोविड है, उसके फीमेल को, और उसके 9th डे उनको पीरियड स्टार्ट हो गए। तो कोविड ने वायरस ने क्या किया कि मेंसेस वाली जो महिलाएं थी उनको छोड़ दिया। मतलब 8 दिन तक मुझे सिम्टम्स हुए, 9th डे पीरियड स्टार्ट हुआ तो वायरस के सिम्टम चले गए। मतलब आपको लॉस ऑफ स्मेल ही था, अगर लॉस ऑफ टेस्ट, माइल्ड सिम्टम्स भी थे, तो वो आपको 4 दिन के लिए वापस आ जाएंगे मेंसेस के टाइम पे। और उसके बाद जब आपके मेंसेस खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर से आपको लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल हो जाएगा। तो उसके बाद फिर वायरस भी थोड़ा क्लेवर है, उसने बोला कि नहीं अब तो मैं इरेगुलर मेंसेस कर देता हूँ पोस्ट कोविड या कोविड के टाइम पे ही, कि अब महिलाओं को भी सिम्टम्स आने लगे। ब्लड प्रेशर, इसमें काफी ऐसा देखा गया कि जो वायरस है वो हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है, इसकी वजह से मेरा बीपी बढ़ जाएगा। बहुत से लोगों में ये हुआ कि लॉस ऑफ टेस्ट था, हर 2-2 घंटे में नमक खा के देखा कि टेस्ट वापस आया कि नहीं आया। तो इसकी वजह से भी लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा। इसकी स्टडीज हुई है एम्स ऋषिकेश में, जिसमें ट्रेंजिएंट हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं, कई लोगों में ऐसा भी देखा गया कि डायबिटीज, मैं उतने डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ उसमें, डायबिटीज, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है, इसका एक अलग वीडियो बनना चाहिए जो कि मैं बनाऊंगी। डायबिटीज में ऐसा देखा गया कि जिनको पहले से शुगर था या जिनको पहले से शुगर नहीं था, उनमें फास्टिंग शुगर बढ़ा दी इस वायरस ने। पोस्ट कोविड अगर फास्टिंग शुगर आपका बढ़ रहा है, तो मतलब वायरस ने आपको पेंक्रियाज पे इफेक्ट डाला है, मतलब आपके पेंक्रियाज में स्वेलिंग है, इसकी वजह से फास्टिंग। लेकिन स्टेरॉइड इंड्यूस होता है, जो कि आपका अगर सीआरपी है, आपकी लंग इन्फेक्शन है, तो स्टेरॉइड्स तो आपको देना ही देना। तो जिसने भी स्टेरॉइड्स दिया है, स्टेरॉइड्स के बाद आपका खाना खाने के बाद वाला जो डायबिटीज, तो रिमेम्बर वन थिंग, अगर पोस्ट कोविड आज मेरा खाना खाने के पहले वाला शुगर बढ़ा है, तो ये वाला जो शुगर है ये पेंक्रियाज पे इफेक्ट हुआ है, इसलिए मुझे नया डायबिटीज हो गया, या डायबिटिक पेशेंट में पहले से था और वो बिगड़ गया। और अगर मेरा खाना खाने के बाद वाला शुगर, जो कि हम पोस्ट प्रांडियल डायबिटीज जिसको शुगर कहते हैं, अगर मेरा वो बढ़ा हुआ है, तो दिस इज स्टेरॉइड इंड्यूस्ड। ना क्लॉट्स बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मेरी बॉडी में सिम्टम्स कब आएंगे? अगर मेरा सीआरपी 1 से 10 है तो मेरी बॉडी में सिम्टम नहीं आता क्लॉट्स का, लेकिन अगर मोर देन 10 है उसके बाद ही आएगा। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसको बचाने के लिए कि मेरी क्लॉट कहाँ कहाँ बन सकता है, जो कि मैंने आपको बताया भी है कि हार्ट में बन सकता है, मेरे पेट की आर्टरीज में बन सकता है, ब्रेन में बन सकता है, पैरों पे बन सकता है, जिसको मैं डीवीटी कहती हूँ। तो ये नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ, अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है, आप कोई वायरस या आप सस्पेक्टेड या कंफर्म कैर्नियोवैस्कुलर ब्लॉकेज है आपको कहीं भी, एस्पिरिन ले सकते हैं। भैया अन्वेता दबा दी है। ओके,
तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि हार्ट अटैक से बचने के लिए जो हम फर्स्ट एड लेते हैं दैट इज 150 mg एस्पिरिन, लेकिन इसमें जो है अगर क्लॉट्स को हम नॉर्मली बचाते हैं, लो डोज 75 mg एस्पिरिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो कोमॉर्बिडिटीज वाले जो पेशेंट्स हैं वो इसको ले सकते हैं आफ्टर कोविड। नाउ कॉग्निटिव डिसफंक्शन, इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगी क्योंकि ये काफी लोगों में देखा गया है। ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी कोरोना वायरस करता है, ये देख सकते हैं। और या तो ये पोस्ट कोविड फिनोमेना है। इसमें 5 चीजें होती हैं। या तो इमीडिएट मेमोरी लॉस, मतलब कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरा फोन आ गया, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हुई, उसके बाद मैंने आपसे बात करना, दोबारा फोन रख के बात करना चाहा तो मुझे याद ही नहीं है कि मैं क्या बात कर रही थी। ऐसा काफी लोगों में है, लेकिन लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है। तो अगर जो भी मुझे यहाँ पे देख रहे हैं वो लोगों में ये बताएं कि ये पोस्ट कोविड फिनोमेना है। दूसरा ये कि कैलकुलेशन की प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि 100 - 6 कितना होता है मैं नहीं कर पाऊंगी। रीजनिंग लॉस, मतलब आप इस सेशन में क्यों आए हैं या मैं ये सेशन क्यों कर रही हूँ, मेरे पास कोई रीजन नहीं है। लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड स्पेशियल डिसओरिएंटेशन, मतलब पास और दूर का मैं डिफरेंस नहीं कर पा रही हूँ, मुझे दूर की चीजें पास दिख रही हैं और पास की चीजें दूर दिख रही हैं। और बहुत अगर आपका अगर कॉन्स्टेंटली आपका सीआरपी बढ़ा है तो ये डिमेंशिया भी करा सकता है लेटर स्टेजेस में। तो इंडिया में मोस्ट कॉमन जो देखा गया वो इमीडिएट मेमोरी लॉस था। नाउ लिवर पे भी इसका असर देखा गया कोविड के बाद, जो कि SGOT काफी बढ़ा हुआ था लोगों का। कोई सिम्टम नहीं थे, लेस देन 5 टाइम्स कम ज्यादा था ये डेंगू में और अल्कोहल वाले पेशेंट्स में भी सेम वैल्यू दिखते हैं। तो कोविड में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर ये बताऊं कि आपका बढ़ा हुआ होगा सिर्फ 125 से 200 के बीच में, अगर उससे ज्यादा बढ़ा है तो आपको कोई और बीमारी है। लेकिन पोस्ट कोविड दोनों वैल्यू आपकी SGOT और SGPT अगर 200 के अंदर बढ़ी हुई है तो वो पोस्ट कोविड है। दूसरे हमने सिम्टम्स देखे जिनको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है या जिनको नहीं होती, उनकी टॉन्सिलाइटिस बार बार बढ़ जाते हैं तो वो मेडिसिन से या सर्जरी से ठीक हो जाता है। फेरेंजाइटिस, गले में जैसा कि खराश रहती है जो कि मैंने आपको बताया था। डेंटल एप्सिस, बार बार आपके दांतों में एप्सिस बन जाता है। तो आप जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं आज, तो उनको तो ये पता चल गया कि अगर आपके दांतों में बार बार एप्सिस बन रहा है कोविड होने के बाद, तो ये पोस्ट कोविड फिनोमेना है। आपके गॉल ब्लैडर में जो कि पित्त की थैली होती है उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है, पाइलोनेडल साइनस, ये सब पोस्ट कोविड आपको हो सकता है। इसका मैनेजमेंट ये है कि जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वही दे सकते हैं, अलग से कुछ नहीं है। आपको एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, प्रॉपर डाइट लेना है इस कोविड में। और री हॉस्पिटलाइजेशन पोस्ट कोविड एरा में सिर्फ 10 to 20% लोगों में ही हुआ, बाकी अभी स्टडीज चल रही हैं। लॉन्ग कोविड का बहुत ज्यादा हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि इतने महीने अभी हुए नहीं है। ना ऐसा देखा गया कि जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स थे वो 10 to 32% लोगों में देखा गया, फीमेल्स में ज्यादा देखा गया, मिडिल एज एंड और मोर देन 65 वालों में ज्यादा देखा गया, जिनमें कंट्रोल्ड डायबिटीज की बात नहीं कर रही मैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज था, COPD था, किडनी, हार्ट, लंग में कोई भी कोमॉर्बिडिटीज है उनमें ये ज्यादा देखा गया। और जो लोग बहुत ज्यादा ऑक्सीजन थेरेपी पे रहे या वेंटिलेशन पे रहे, उनमें ये कोई भी सिम्टम लंबे समय तक रह सकता है। आपको फीवर रह सकता है 100 से कम, आपको कफ रह सकता है, चेस्ट में पेन रह सकता है, हेवीनेस रह सकता है। आप चिंता ना करें, 3 से 6 महीने में आप ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।